नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है। बता दें कि राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में बतौर वायनाड सांसद अपने अनुभव बताया और जिसके बाद पूरा मामला दक्षिण बनाम उत्तर भारत हो चुका है। और वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने भी कांग्रेस नेता पर अवसरवादी होने के साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने दक्षिणी राज्य केरल में दिए अपने भाषण से उत्तर भारतीयों का अपमान किया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में और आज की चर्चा इस मुद्दे पर। अभी देश में चुनावी माहौल है और ऐसे माहौल में किसी भी राजनीतिक दल के नेता किसी भी तरीके का मौका छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे चुनावी माहौल में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल दौरे पर थे और इस दौरान राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में बयान दिया जिस पर पूरी रार छिड़ पड़ी है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो 15 साल तक उत्तर भारत से सांसद रहे, लेकिन केरल आने पर उनके सामने अलग अनुभव आया है। यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, जमीन तक मामले पर की बात करते हैं। तो वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद वार पलटवार का दौर भी अब शुरू हो चुका है, जिसके बाद गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना है तो उत्तर भारत में राजनीति कर ही क्यों रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी तक राहुल के बयान का खंडन क्यों नहीं किया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि गांधी परिवार जब फिर से अमेठी लौटेगा तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा और साथ ही बोला है कि राहुल गांधी जिस उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं उसी इलाके से उनकी माता सोनिया गांधी भी सांसद हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने जो बात कही वो माफ करने योग्य नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर राहुल गांधी को घिरता देख अब कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर चुकी है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा, देश के असल मुद्दे जीडीपी गिरना, महंगाई और चीन की घुसपैठ है और यही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या धर्म की राजनीति होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि सत्ता में बैठे लोगों को मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं, लेकिन एक बात तो है, जब देश में किसी भी तरीके का चुनावी माहौल होता है तब राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों का काम आसान हो जाता है। स्पेशल डेस्क आरएन। तो आपको बताते चले कि उत्तर बनाम दक्षिण हो चुका है पूरा मामला, जहां केंद्र के नेता अब राहुल गांधी पर हमलावर हो चुके हैं। तो वहीं ये भी मांग की जा रही है कि राहुल गांधी अपने इस बयान के बाद माफी मांगे। स्मृति ईरानी, आपको बताते चलो, इसके साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आरएन न्यूज पर। नमस्कार। भूल गए थे क्या राहुल गांधी कि केरल के साथ साथ अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, जो बयान दे डाला? बड़ी हास्यास्पद बात है। राहुल जी ने गलत क्या कहा, आप बताइए। हाँ। इस देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन भाजपा क्या करती है? भाजपा मुद्दे पे राजनीति करती ही नहीं है। 2019 का चुनाव सेना के नाम पर लड़ा। इनकी पार्टी की पैदाइश ही धर्म के नाम पर हुई। भगवान राम के नाम को लेकर झूठा ढोंग करके यह पार्टी बनी और सत्ता में आई पहली बार। आप मुद्दे की राजनीति, ये रोटी कपड़ा मकान और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सामाजिक विकास होता है उस पर आप बात नहीं करना चाहते, ना उस पर आप चुनाव की बात लड़ना चाहते हैं। राहुल जी ने यह सच्चाई कही कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अभी आप किसी प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के किसी बच्चे से पूछ लीजिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत राजनीति और धर्म की राजनीति का अखाड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें उन्होंने कौन सी बात गलत कही? मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते मैं ये बिल्कुल इस बात को मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति और धर्मगत राजनीति होती है, और जो कि सरासर गलत है। यह मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। केरल देश का सबसे ज्यादा शिक्षित क्षेत्र है, प्रदेश है। अगर वहां के लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं और वो राहुल जी को वह प्रतीत हुआ
तो यह बात वो ये चाहते हैं कि पूरे देश में अगर मुद्दों की राजनीति हो तो बहुत अच्छी बात है। स्मृति ईरानी मैडम जी जब सिलेंडर लेकर चला करती थी, जब विपक्ष में थी, प्याज की मुझे माला एक अलग तरह की करती थी, राजनीति की आदत हो गई थी जब वो अमेठी में थे। 100 रुपए पहुंच गया है। नहीं नहीं, ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे एक अलग तरीके की राजनीति की आदत हो गई थी जब मैं उत्तर प्रदेश से सांसद था, तो मुझे एक अलग, अरे सुन लीजिए संदीप त्रिपाठी जी, सवाल सुन लीजिए। आप बताइए, आपका 200 स्मार्ट सिटी कहाँ है? आप बताइए, आप बताइए कितने विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई? भाषणबाजी, नारेबाजी, रैली में थोड़ी ना आए संदीप त्रिपाठी जी, चर्चा चल रही है। संदीप त्रिपाठी जी, रैली नहीं है, भाषणबाजी नहीं, सवाल का जवाब। एक अलग तरीके की राजनीति की आदत पड़ चुकी थी, राहुल गांधी ने कहा। समझाएंगे किस तरीके की राजनीति की आदत पड़ चुकी थी जो वायनाड जाने में छूट चुकी है, जो उनकी आदत सुधर गई, वायनाड गए तो कौन सी आदत पड़ चुकी थी उन्हें जब वो अमेठी में थे? उन्होंने जो कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ऐसे प्रदेश हैं जो राजनीति के अखाड़े हैं, ये बात मैंने आपसे सवाल किया, उन्होंने कहा मुझे एक अलग तरीके की राजनीति की आदत पड़ चुकी थी। संदीप जी, अलग तरीके की राजनीति की आदत पड़ चुकी थी, इसे जरा सा संक्षेप में दर्शकों को बताइए ताकि वो समझ सके कि अमेठी में ऐसी कौन सी उनकी बुरी आदत थी जो वायनाड जाके सुधर चुकी है। नहीं, अमेठी की ही बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने बात कही कि अपने अमेठी ही क्यों, अमेठी उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं आप। अगर बात वो ये कह रहे हैं तो सिर्फ अमेठी अकेले की बात तो कम नहीं है। सुनिए ना, उत्तर भारत में बिहार और चुनाव तो अमेठी से लड़ा था ना राहुल गांधी ने, हार गए, वायनाड गए, वायनाड से भी लड़ा, जीत गए, तो वहीं जाकर के ना ये बयान दिया। तो मैं समझना चाहती हूं, अब अपने शब्दों में भले उन्होंने अमेठी का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से तो बोला ना उन्होंने। आप ये बताइए ना, विश्लेषण कीजिए जरा उनके इस बयान का। नहीं, उन्होंने क्या गलत बोला है कि उत्तर प्रदेश और जो है बिहार में जातिगत राजनीति होती है, इसमें कौन सी गलत बात है? ये नहीं, सुनिए संदीप त्रिपाठी, ये आप कह रहे हैं राहुल गांधी के बयान। मेरा सवाल आपसे क्या है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप संदीप त्रिपाठी जी। कौन सी आदत बिगड़ चुकी थी जो वायनाड जाके सही हो गई? चुनाव हार गए अमेठी में, वायनाड गए, आदत सुधर गई। उन्होंने ये कहा ना कि मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी, मेरे लिए केरल आना बेहद नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं। वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश, आप ये नहीं बता रहे ना उनकी कौन सी आदत सुधर चुकी है। जातिगत राजनीति चरम पर है। उस राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है और यह सच्चाई। उन्होंने क्या कहा है जरा मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ, उनके बयान में क्या था, आपको अपने दर्शकों को बताती चलूं। राहुल गांधी ने जो वायनाड में बयान दिया वो कुछ इस प्रकार था। उन्होंने त्रिवेंद्रम में कहा, एक रैली को संबोधित करते हुए, मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी, मेरे लिए केरल आना बेहद नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और जमीनी तौर पर मुद्दों के विस्तार में जाने वाले हैं। राहुल गांधी के इस बयान में स्मृति ईरानी ने उन्हें आड़े हाथे लिया है। आपको बताते चले, केंद्र के सारे नेता, अगर बात करें बीजेपी के नेताओं की, सभी लोग अब कांग्रेस पर हमलावर हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर लिखा है, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। आपको बताते चले ये ट्वीट किया गया स्मृति ईरानी की तरफ से, और उसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी ट्वीट किया गया, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको अब पूरी तरीके से समझ चुकी हैं। अब जरा से संदीप त्रिपाठी जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि उनके इस बयान में पूरी तरीके से कहां ये दिख रहा है कि जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, या फिर अब केरल में पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ जातिगत राजनीति नहीं होती है, यहाँ मुद्दों को लोग समझते हैं, ये कहाँ है संदीप त्रिपाठी जी? जी, उन्होंने कहा कि केरल के लोग मुद्दों की बात करते हैं, जमीनी मुद्दों पे राजनीति यहाँ पर होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। ये सच्चाई है और यह आरोप हमारा ही नहीं है, या राहुल जी ही नहीं कह रहे हैं, यही आरोप भाजपा के लोग सपा पर लगाते हैं, यही आरोप बसपा पर लगाते हैं, तब वो बात सही होती है। अगर यही बात राहुल जी कहते तो गलत है। और राहुल जी की अगर बात, उन्होंने अभी डीजल पेट्रोल पर बात की थी, उस पर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का जवाब सुना आपने? स्मृति ईरानी जी को आप उनसे जवाब लेना चाहिए कि डीजल पेट्रोल पर राहुल जी कह रहे हैं, आपका क्या जवाब है? उस पर बात नहीं होगी। यही लड़ाई है,
यही मुद्दे की बात है। आप मुद्दों की बात ना करके जो है सिर्फ जो इशू नहीं है उसको इशू बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये आप आज तो क्या मैं इस तरीके से समझूं संदीप जी कि मेरठ अब कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो उसे अचानक से याद आ गया जो गढ़ था, मेरठ जो गढ़ था संदीप जी, वो जब हाथ से निकल गया तो अचानक से याद आया कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है। जब तक वो गढ़ था कांग्रेस का तब तक उत्तर प्रदेश उत्तम था, अब नहीं रह गया है तो समस्या उत्पन्न है। हमारा उत्तर प्रदेश 1989 से तभी गया जब इस देश में मंडल और कमंडल की राजनीति हुई। तब जैसे जैसे यह बढ़ती गई उत्तर प्रदेश और बिहार या अन्य उत्तर भारत के राज्य से कांग्रेस का विलोपन शुरू हो गया। यह सच्चाई है। और जिस दिन फिर मैं कह रहा हूं उत्तर भारत में जिस दिन जो है मुद्दों की राजनीति होना शुरू होगी उस दिन कांग्रेस नंबर 1 पर अपने आप होगी। उसमें ना राहुल जी की जरूरत होगी, ना सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, किसी की जरूरत नहीं। नकार क्यों दिया राहुल गांधी को? मुद्दों की राजनीति करते जाकर के क्यों नकार दिया गया की तरफ से? तो वो क्यों नकार दिया प्रत्याशी होंगे? संदीप जी क्यों नकार दिया गया मेरठ में राहुल गांधी को? उत्तर भारत में जी बताइए क्यों नकार दिया गया राहुल गांधी को मेरठ में? फिर इतने दिनों से अपने ही गढ़ में वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर पाए थे क्या, जो अपना ही गढ़ उनके हाथों से फिसल गया? देखिए चुनाव जीतना और हारना ये कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे दिग्गज नेता, इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे। ये चुनाव जीतना हारना लगा रहता है। लेकिन अगर उन्होंने एक पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई बात कही है और राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो किसी एक जगह की अमेठी को लेकर बात उन्होंने नहीं कही है, उन्होंने पूरे देश को लेकर ये बात कही है और पूरे देश के लिए सीखने की चीज है केरल से। सच्चाई यह है कि 100% वहां पर 99% लगभग 100% शिक्षित वर्ग है। और आज यही वजह है कि भाजपा वहां पर 0 रहती है। यही वजह है कि इनके वहां पैर नहीं जम पाए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सवाल पूछता है, शिक्षित व्यक्ति मुद्दों की बात करता है। या फिर ये माना जाए कि अपने ही गढ़ में आप लोग अपनी जमीनी स्तर को इस तरीके से मजबूत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अमेठी आप लोगों के हाथ से चला गया और उसके बाद अचानक से अब याद आया है कि वहां पर मुद्दों की राजनीति नहीं होती है। नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी नमस्कार पल्लवी। मुद्दों की राजनीति तो होती ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये कहना संदीप त्रिपाठी का। बचाव कुछ इस प्रकार कि क्या कहा राहुल गांधी ने, अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन ही नहीं किया जा रहा, उसके बारे में बताया ही नहीं जा रहा। देखिए राहुल गांधी जी पे बहुत ही अजीब सा लगता है जब वो ऐसी भाषणबाजी, ऐसी बयानबाजी करते हैं जहां उनकी दादी, पापा, पिताजी, चाचा सब ने राज किया अमेठी पे, लेकिन इनके शासनकाल में आते आते तक इनके हाथ से अमेठी चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको इन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना घर की जागीर समझ लिया था। जो ये राजनीति को हमेशा से कांग्रेसी समझते आए हैं, क्योंकि गांधी परिवार है जो सोचता है कि राजनीति पे सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार है। कांग्रेस मींस गांधी परिवार मींस कांग्रेस। यही रीजन है कि अमेठी में उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ही गढ़ में, कहते हैं ना कि हम जहां रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि कुत्ता भी जहां बैठता है वो पूंछ से वो जगह साफ करता है। लेकिन राहुल गांधी जी इतने अच्छे, मतलब इतने बड़े लीडर होने के बावजूद भी अपनी जगह पे जहां वो थे वहां की उन्होंने कुछ भी राजनीति ऐसी नहीं करी, जहां पे प्रोग्रेस नहीं किया, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं की, वहां कोई रोड्स नहीं ऐसी बनाई जिससे कि लोगों को ये लगता कि वाकई में हमने गांधी परिवार के जिनको वोट दिए, गांधी परिवार ने हमारे लिए कुछ किया है। यही कारण है कि अमेठी से उनको हाथ धोने पड़े। और आज जैसी बयानबाजी कर रहे हैं वो कि उनको मतलब अमेठी से उम्मीद ही नहीं थी ना, वो तो एज फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे कि अमेठी में तो मुझे कभी ऐसा होगा ही नहीं कि मुझे वोट ना मिले। और तभी उन्होंने वायनाड से लड़ा, क्योंकि वो समझ चुके थे वहां मैंने कोई भी विकास का काम नहीं किया, विकास का कार्य नहीं किया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना कोई कभी जाके उन लोगों की परेशानियां सुनी, ना उनके बीच बैठ के चार प्यार मोहब्बत की बात करी। यही कारण है कि वहां से उनको नकार दिया गया, निकाल दिया गया। और आज जब वो वायनाड गए हैं तो चाहे वहां शिक्षित लोग हैं चाहे अशिक्षित है, मैं तो इतना कहूंगी वायनाड से भी बहुत जल्दी उनकी टाटा बाय बाय होने वाली है, क्योंकि भाजपा ने अब वहां भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। संदीप जी जवाब दीजिए, संभल के चलिए, जवाब दीजिए संदीप जी। हमारी नेहा शालिनी दुआ जी हैं, नेहा शालिनी दुआ जी, अगर ये बताइए आप, क्या 2004 में जब भाजपा की सरकार गई थी तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने काम नहीं किया था? आप इसका जवाब दे दीजिए। क्या उनको जनता ने इसलिए नकार दिया कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया था?
या उन्होंने काम नहीं किया था। आप लोग राजनीति में कितने गिर जाते हो, जब आप 70 साल कहते हो तो भूल जाते हो कि उस 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी। लेकिन मोदी जी को सिर्फ चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम का डंका पीटेंगे, उनके नाम का जो है स्टेडियम अपने नाम पर कर लेंगे, जिंदा रहते ही सब कुछ कर लीजिए। इसलिए मोदी जी, आपके जाने के बाद आपके नाम पर एक आदमी अपने लड़के का भी नाम रखने से डरेगा। इस बात को शालिनी दुआ जी आप समझिए। आप मुद्दों की बात नहीं करना चाहती। आज डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? आप अपने वादों की बात नहीं करना चाहते। आपके 200 स्मार्ट सिटी कहां चले गए? 2 करोड़ नौकरी आपकी कहां चली गई? इन सब मुद्दों पर आप बात क्यों नहीं करना चाहती हैं? टाटा बाय बाय हाय हाय ट्रिलियन मिलियन डिलियन ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? ठीक है नेहा जी, आप मुद्दे की बात करिए। मैंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि मुद्दे की बात करते हैं। आपने बात की कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई। अरे भाई, वो बहुत सीधे थे। उनकी सिर्फ एक बहुमत की वजह से उनकी सरकार आप लोगों ने गिरवाई। शायद आप भूल गए कि हम जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, जो आप लोग षड्यंत्र रचेंगे और वहाँ सिर्फ एक वोट की कमी से आप लोगों ने उनकी सरकार को, बहुमत की सरकार को गिरवा दिया था। तो ये षड्यंत्रबाजियां तो आप लोगों से ही सीखी है। अरे ये आप लोग ही तो इतने चालाक हैं, आप लोगों ने हमको समझदार कर दिया कि हमको पता है कि हम जिससे लड़ रहे हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम जिस पार्टी से राजनीतिक तौर पे लड़ रहे हैं वो किसी भी निचले स्तर पर जा सकती है। इस बात का अनुभव हमको हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत पहले ही हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ही हो गया था। तो आप ये हमें मत गिनवाइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई काम नहीं किया था। उन्होंने तो बहुत काम किया था। लेकिन आप मुझे बताइए, अमेठी में सड़कें क्यों नहीं मिली? 40 साल से। ठीक है, राहुल गांधी पर बात कर लें। राहुल गांधी पर बात कर लें। संदीप जी, अभी तक इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कोई बयान सामने क्यों नहीं आया, जिन्हें आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की कमान सौंप रखी है? उनकी तरफ से भी आना चाहिए था ना कि हाँ, उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है। उनकी तरफ से भी आना चाहिए था। संदीप जी, पल्लवी जी ये चिल्ला रहे हैं, ये कम से कम मेरी बात का जवाब तो दें। इनके पास कोई जवाब है? बिल्कुल नेहा जी, जवाब लेंगे जब बात पूरी हो जाने दीजिए। संदीप जी, पी लीजिए, पानी पी लीजिए। नेहा जी, पानी पी लीजिए। आप भाजपा नेताओं के बयान देख लीजिए, समाजवादी पार्टी पर किस तरह वो जातिगत राजनीति का आरोप लगाते हैं, बसपा पार्टी पर वो किस तरह जातिगत राजनीति का आरोप लगाते हैं। मोदी जी का बयान आप सुन लीजिए, बिहार में जाकर वो जब ये कहते हैं आरजेडी को सीधे सीधे यादव जाति का नाम लेते हैं, उसके बाद अपने ओबीसी बताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप तो बताओ, आपने 40 साल में अमेठी में क्या किया? मुझे ये बताओ। 40 साल राज किया है गांधी परिवार ने, वहां किया क्या है? मुझे एक भी डेवलपमेंट का काम बता दो। चलो मैं क्या गिन लेती हूँ, एक बता दो, कोई एक बताइए। देश का प्रधान संदीप जी बताइए तो सही, हंसने से कुछ नहीं होगा। संदीप जी, हंसने से कुछ नहीं होगा, प्लीज बताइए। जनता देख रही है आपको। स्मार्ट सिटी में रह रही है, बड़ी खुशी है। आप तो बड़ी खुश होंगी। 2 करोड़ रोजगार में आपको रोजगार मिल गया। आप बताइए तो सही, अमेठी में आपने किया क्या है? हम 40 साल अमेठी में राज किए, आपने किया क्या है? संदीप जी, राहुल गांधी कहते हैं कि मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। मुद्दे पर बातचीत तो इस चर्चा में भी नहीं हो रही। मेरा सवाल आपसे क्या था कि आप बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने क्यों नहीं आया? क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है? देखिए, आप सवाल करिए, जवाब समर्थन करना चाहिए था ना राहुल गांधी के बयान का। प्रियंका जी से आपने सवाल पूछा क्या कि आप ये बताइए, और राहुल जी ऐसा कह रहे हैं? इस तरीके से तो राहुल गांधी से भी कोई पूछने नहीं गया था, उन्होंने दिया ना। प्रियंका गांधी को आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना रखा है, तो उन्हें अपनी पार्टी से पूर्व अध्यक्ष के इस बयान का समर्थन करना चाहिए था, या फिर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए था। जिस तरीके से आप लोगों के दिग्गज नेता जो हैं राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने क्यों नहीं आया? देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं है। वो एक प्रदेश की प्रभारी है, उनको प्रदेश की जिम्मेदारी है। जब कोई भी आपका पत्रकार इस तरीके से तो शशि थरूर जैसे और रणदीप सुरजेवाला भी नहीं है, लेकिन बयान दिया ना उन्होंने। कैसी बात कर रहे हैं संदीप जी, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश का प्रभारी आप लोगों ने बना रखा है। नेहा जी, इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना रखा है प्रियंका गांधी वाड्रा को,
भाई बयान देता है, बहन ने चुप्पी साध रखी है, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया कि हाँ उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है? पल्लवी जैसे बाहर से रिहाना और वो ग्रेटा थंडरबर्ड जो है वो उठा के कोई ट्वीट करती है तो सुरजेवाला जी रीट्वीट करते हैं, उस पे बयानबाजियां करते हैं, तब अचानक ही प्रियंका गांधी जी को भी नींद खुलती है और वो भी फटाफट ट्वीट करना शुरू कर देती है रियाना के फेवर में है। और यहाँ जब बात आई है तो अपने भाई के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोल रही, क्योंकि उनको पता है कि मेरे भाई साहब जो हैं वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं जिसका वो समर्थन नहीं करना चाहती होगी, इसीलिए उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया। और यहाँ जो कांग्रेस की तरफ से बैठे नेता संजीव जी, मैं उनसे कहती हूँ आप मुद्दों की बात करना चाहते हैं ना, तो आप मुद्दों पे ही मुझे बता दीजिए अमेठी में क्या करा आपके गांधी परिवार ने अमेठी के लिए क्या किया? सुनिए, आप मुझे इसी संदीप जी जवाब दे रहे हैं। संदीप जी सुनिए, वहाँ पर सेल लगा हुआ है, भेल लगा हुआ है, ऐसे अब सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनो ना। क्योंकि मैं गई है अमेठी गई है, थी तो आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। पूछिए क्या किया? जवाब दे रहे संदीप जी, जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। संदीप जी जी जवाब दीजिए। वहाँ पर सेल है, भेल है, वहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट लगा हुआ है एरोनॉटिक्स का, वहाँ पर जो है एक वाहिनी जो सीआरपीएफ हमारी होती है, पूरी जो है एक कैंप पूरा बेस बना हुआ है। ये डेवलपमेंट मैं बता रहा हूँ, कई प्राइवेट अब सुनिए, अरे भगवान नहीं, जिस सुन लीजिए, जिस अमेठी की फैक्ट्री में AK-47 बन रही है वो भी फैक्ट्री हमारी सरकार की लगाई हुई है। वहां पर 303 राइफल बन रही थी, आज AK-47 बन रही थी। आपने कोई नई फैक्ट्री लगा दी क्या? आप बताइए। जो AK-47 जिसका प्रचार ढोल लेकर मोदी जी किया कर रहे हैं, क्या आपने नई फैक्ट्री लगाई क्या? उस फैक्ट्री में 303 बन रहा था, आज AK-47 का जमाना आ गया, AK-47 बन रही है। आपने नया क्या किया बताइए? हमने जो कुछ किया उसके सिवा आपने क्या किया बताइए? फैक्ट्री दी राइफल बनाने की, लेकिन आपने और काम नहीं दिए ना, जो बुनियादी काम थे, सड़कें बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, रोजगार ज्यादा से ज्यादा देना, वो सब नहीं किया। आप लोगों को सिर्फ क्योंकि बंदूकों में फायदा हो रहा था, शस्त्रों में, तो शायद आपने वो फैक्ट्री वहां लगवा दी होगी। देश के जवान के लिए बंदूक मोदी जी के घर में बने। एक बात बताओ, एक दूसरे को गोली मारे? अच्छा, नागपुर में बनना चाहिए था, उससे फायदा नहीं होता। अरे आज फैक्ट्री गोली मारेंगे क्या? आप कैसी बात कर रही है नेहा जी? आप किसने प्रवक्ता बना दिया आपको? वहाँ क्या किया आप ये बताइए। बंदूक से फायदा होगा कांग्रेस को। आग ने फैक्ट्री देश के लिए बनती है, जनता ने फैक्ट्री देश के लिए बनती है, आपको पता होना चाहिए। प्रोग्रेस जो आप देश की सुरक्षा के लिए बनती है, उससे हथियार जवानों को मिलते हैं। आपको यही नहीं पता प्रवक्ता किसने बना दिया? क्यों कर दिया भाई साहब? अरे भाई साहब ये तो बता दीजिए, जनता ने आपको साइड क्यों किया? अगर आप इतने झूठे वाले विकास गिनवा रहे हैं, अगर आपने इतना विकास किया उसी वजह से हमें कर दिया। सीधी सी बात आप समझिए, अटल जी को किसी ने कर दिया, उसका जवाब दीजिए। हमारा जवाब अपने आप मिल जाएगा। ब्लेम करेंगे, ठीक है संदीप जी स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है राहुल गांधी के ऊपर कि बयान देने से पहले कम से कम इतना तो ध्यान रख लेते हैं कि जिस उत्तर भारत की बात वो कर रहे हैं और बुराई कर रहे हैं जाकर के वायनाड में, वहां से उनकी माता श्री जी सांसद हैं। देखिए, जब कोई अपना होता है, एक बात आप समझिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक व्यक्ति अगर दारू पीता है, घर परिवार का होता है, तब आप उसको कहते हो भैया ये गंदी बात है, इंजीरियस टू हेल्थ, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपका परिवार बिगड़ जाएगा, बीवी बच्चों में झगड़ा होगा, आप उसको समझाते हैं। अगर आपका पड़ोसी व्यक्ति है, कोई आपसे जिससे कोई संबंध नहीं, अगर वो दारू पी के जा रहा है तो आप उससे साइड से निकल जाते हैं। तो उत्तर भारत उनकी जन्मभूमि है, उनका घर है, अगर वहां पर कोई कमी है तो वो सवाल उठा रहे हैं, तो इसकी भलाई के लिए उठा रहे हैं, वो बुराई नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। तो हमारे प्रदेश के जवानों को सच्चाई का आईना आप कहीं ना कहीं मानते हैं, ये मुद्दों की बात ठीक है, आपके अगर मैं बयानों को समझूं संदीप जी, तो आप ये मानते हैं कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है, सही कह रही हूँ मैं संदीप जी? जी बिल्कुल, ये फैक्ट है। निषाद समुदाय को 10 लाख रुपए देने की बात कही प्रियंका गांधी वाड्रा ने, तो हम हाथरस में भी गए थे। नहीं, ये बताइए, ये जातिगत राजनीति नहीं है?
बिल्कुल नहीं। हमने निषाद कैसी बात कर रहे हैं? नहीं है, निषाद समुदाय उत्तर प्रदेश में काफी अहमियत रखता है। निषाद समुदाय ऐसा समुदाय है जिसने 14 साल के वनवास झेल रहे बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया, और अब उस पर कांग्रेस की नजर है। आप लोगों को वहां पर जो बाकी समुदाय है वो नहीं दिखा, आपको ये दिखा कि इनकी पकड़ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख मोड़ने की ताकत निषाद समुदाय रखता है। बीजेपी को सत्ता में लाने वाला यही था, बीजेपी भले ही इससे मना करे, ठीक है। आप प्रियंका गांधी, सुनिए मेरी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती हैं वहां पर, 10 लाख रुपए मुआवजे की वहां पर बात कराती हैं जाकर के, अतीक के कार्यालय के बाहर उतरती हैं जाकर के। सुनिए मेरी बात, और आप कह रहे हैं कि जातिगत राजनीति प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं खेल रही है। क्यों ना माना जाए कि अतीक के कार्यालय के बाहर, जिस कार्यालय को बीजेपी ने ढहा दिया और जो अभी शख्स जेल में बंद है, मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की गई, वो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। अगर आप थोड़ी जानकारी संदीप जी अगर जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, वो लोग वहां पर उनके स्वागत में वरमाला लेकर के खड़े हुए थे, जो एक्चुअल में वहां उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं थे, बड़ी दूर दूर के थे। वो जातिगत राजनीति नहीं करती है, वो जातिगत राजनीति नहीं करती है संदीप जी। और माला को लेके जाता है आप संदीप, सुनिए संदीप जी, सुनिए मेरी बात, यहाँ बात हो रही है जातिगत राजनीति की। माला लेकर के खड़े हुए थे या नहीं खड़े हुए थे? माला लेकर के खड़े हुए थे या नहीं खड़े हुए थे? आप भगवान की बात कर रहे हैं ना, माला तो भगवान को भी पहनाते हैं जाकर के, आप लोग नहीं पहनाते हैं जाकर के। आप लोग स्वागत करने के लिए माला लेकर के खड़ा नहीं हुआ जाता है, और वहां पर माला पहनाया नहीं जा रहा था, वहां पर पहनाया नहीं जा रहा था, वहां पर पहनाया नहीं जा रहा था संदीप जी, वहां पर पहनाया जा रहा था या नहीं जा रहा था? आप मुझे ये बताइए। अतीक के घर के बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला रुका था, कार्यालय के बाहर, माफ करिएगा, वहां पर काफिला रुका था या नहीं रुका था? आप पहले ये बताइए। वहां के जो लोग थे वो उस क्षेत्र के लोग थे ही नहीं, फिर भी वहां पर माला लेकर के लोग खड़े हुए थे, खड़े थे या नहीं थे? आप मुझे ये बताइए। को वापस लीजिए आप पहले। क्या बरमाला शब्द का जो इस्तेमाल किया है आपने, उसको आप बता दीजिए। कार्यालय के बाहर नहीं थी, मैं वापस ले लूंगी। आप बता दीजिए कार्यालय के बाहर नहीं थी, मैं वापस ले लूंगी। आप बताइए अतीक के घर के कार्यालय के बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं रुकी थी, मैं वापस ले लूंगी। आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जातिगत राजनीति खेलने की कोशिश नहीं कर रही है, मैं वापस ले लूंगी। आप बताइए प्रियंका गांधी वाड्रा, इन दो चीजें मैंने आपके सामने रखी, मैं मना ही नहीं कर रही हूँ संदीप जी, मैं मना ही नहीं कर रही, मैं वापस ले लूंगी अपने शब्दों को। आप मुझे पहले ये बताइए, इन दोनों बातें जो मैंने आपको कही हैं, आप पहले मुझे ये बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जातिगत राजनीति खेलने की यहां पर कोशिश की या नहीं? जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम वोटों को टारगेट करने की कोशिश की गई, अतीक के घर के माफ करेगा कार्यालय के बाहर वहां पर लोग खड़े थे, पहली बात। दूसरी बात ये, निषाद समुदाय को जिस तरीके से 10 लाख रुपए देने की प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से बात की गई, ये दोनों समुदाय दिखे क्योंकि अभी इलेक्शन होना है जाकर के। अगर आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं जातिगत राजनीति का, आप लोग क्या कर रहे हैं? दे देता हूं, शब्दों को वापस लूंगी मैं। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं कर रहे हैं आप लोग? आपने शब्द ले लिया वापस, अब मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने लिया नहीं है अभी, मैंने कहा पहले जवाब दीजिए, उसके बाद में लूंगी। पहले जवाब दीजिए, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं राजनीति? अगर राहुल गांधी कहते हैं, अगर भाई ये कहता है कि वहां पर जातिगत राजनीति होती है और बहन पहुंचकर वहां जाकर के 10 लाख रुपए निषाद समुदाय को देकर के आती है, अतीक के कार्यालय के बाहर जाकर के वहां पर जमावड़ा लगता है, वहां पर स्वागत होता है, बताइए, आप मुझे बताइए, उसके बाद मैं वापस लूंगी अपने शब्दों को। आप पहले बताइए वहां पर जातिगत राजनीति बहन खेलने की कोशिश कर रही है नहीं? अगर भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है तो अरे जवाब लेगी तभी तो मैं दूंगा। हाँ तो दीजिए जवाब, दीजिए। अगर वो निषाद के लिए खड़ी होती है तो वो सोनभद्र में अगर आदिवासियों के साथ घटना होती है तो वहां भी खड़ी होती है। देखो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो है हाथरस में उत्तर प्रदेश की महिला के साथ, मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए। यहाँ जातिगत राजनीति की बात हो रही है संदीप, अगर मेरे सवाल का जवाब। कैसे किसी भी पीड़ित वर्ग के साथ अगर अत्याचार होगा तो वहां पर कांग्रेस पार्टी आपको खड़ी दिखेगी। अच्छा। वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, हम विपक्ष में, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हम खड़े होंगे और उसकी आवाज को सरकार तक पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और कोई समुदाय और कोई आपको दिखाई नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को? वहां पर सिर्फ निषाद समुदाय दिखा। नेहा जी जवाब दीजिए, रहने दीजिए आप सवाल का, आपके पास सवाल का जवाब ही नहीं है संदीप जी। सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है? आप पूरे मुद्दे को सिर्फ इस एंगल से घुमाना चाहते हैं कि जहां जहां अत्याचार होगा प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पाई जाएंगी। ऐसे
नेहा जी, 10 मामले हैं जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं है। इस तरीके से तो हम ये भी देख सकते हैं, अगर जहां जहां अत्याचार होगा वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा, या फिर जहां पर राजनीति गरमाएगी वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा आकर के बयान देंगी। तो अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा का इस पूरे मामले पर बयान क्यों नहीं आया? क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने उत्तर प्रदेश की छवि जिस तरीके से खराब हो रही है, जहां का प्रभारी उन्हें बनाएगा, उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? नेहा जी, पल्लवी जी, कांग्रेस के नेता ने अभी बोला जहां जहां अत्याचार होगा वहां प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी। हाथरस में वो मुंह उठा के पहुंच जाती हैं, निषाद के घर वो पहुंच जाती है, निषाद समुदाय के घर वो मुंह उठा के। लेकिन जब रिंकू के ऊपर, रिंकू शर्मा यहाँ पर कत्ल हुआ उसका, वहां तो एक बार ना भाई आया ना बहन आया, जबकि ये तो दिल्ली का मामला था। दिल्ली के अंदर ही बैठे हुए थे ना, दिल्ली में ही रहते हैं। आ रहे तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि ये क्योंकि वो शर्मा था, क्योंकि वो रिंकू शर्मा था, इसलिए इनको कष्ट नहीं हुआ। इन्होंने सोचा क्या ब्राह्मणों के कितने वोट होंगे, छोड़ो परे, हमको क्या लेना देना। प्रॉब्लम ही यही है कि आप लोगों को सिर्फ धर्म और राजनीति जो है वो धर्म की और जाति की राजनीति करनी है, इसीलिए आप वहां पहुंच गए। संदीप जी जवाब ले लेने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, आप ही के पास आएंगे, आप ही के पास आएंगे संदीप जी। क्यों रिंकू शर्मा के लिए ये लोग उठ के नहीं आए? ना भाई आया, ना बहन आई, ना भाई ने ट्वीट किया, ना बहन ने ट्वीट किया, सोनिया गांधी जी ने ट्वीट किया। अत्याचार नहीं हुआ था, 5 लोगों ने इतना बड़ा चाकू रिंकू शर्मा के पेट के अंदर घुसा दिया। इन लोगों को सिर्फ जय श्री राम कहने पर इन लोगों के मुंह से एक मुंह से तो नहीं निकली, तब आपने क्यों नहीं बोला? प्रियंका गांधी वहां क्यों नहीं आई? वहां पर उन्होंने राशि दान क्यों नहीं करी? अरे भाई कुछ तो शर्म कीजिए, हिपोक्रेसी की। आप सामने कुछ है, आपका जो मुखौटा है ना वो जनता के सामने से हट चुका है। आप सिर्फ विशेष समुदाय से चाहते हैं जुड़े रहना, और जहाँ कोई विशेष समुदाय की बात होती है भाई बहन फटाफट उठ के आ जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों की बात पे, ब्राह्मणों की बात पे, स्वर्णों की बात पे वो आप लोग साइड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि आपकी दाल गलने नहीं वाली, इसलिए आप उनको नजरअंदाज करते हैं। तो धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति आप करते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा करती है। आपके चिल्लाने से क्या होगा? आप ये कैसे डिबेट कर रहे हैं? ये कैसे डिबेट कर रहे हैं? जैसे मैं बोल रही हूँ नॉन स्टॉप, मैंने इनको चुपचाप सुना, लेकिन इनके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि ये मेरी बात को आराम से सुन सके, क्योंकि चाहते जनता तक मेरी आवाज ना पहुंचे। लेकिन जनता देख रही है, समझ रही है कि कांग्रेस जो है इस वक्त किस धर्म की राजनीति कर रहा है और किस जाति की राजनीति कर रहा है, ये सब देख रहे हैं। आप लोग रिंकू शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे? अत्याचार के खिलाफ आप रिंकू शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़े थे? उसकी फैमिली के साथ क्यों नहीं खड़े थे? हमारे आदेश गुप्ता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जाके वहाँ 5 लाख का मुआवजा देके आए, उन कातिलों को जेल में करवाया। आप लोगों के यहाँ से एक भी कांग्रेस का नेता नहीं आया, क्यों? ठीक है नेहा जी, जवाब दे रहे संदीप जी। संदीप जी जवाब दीजिए। पहली बात तो नेहा जी इस बात का जवाब दे दें कि उनके हिंदू हृदय सम्राट बनने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन उनके ही प्रशासन में पुलिस दिल्ली में किसकी है? अरे ठीक है नेहा जी जवाब दे रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक मिनट करिए बहन जी, संदीप जी बात पूरी करिए। पल्लवी जी, जब मैं बोल रही थी इनका टेप रिकॉर्ड बंद ही नहीं हो रहा था, तब तो ये सुन ही नहीं रहे थे। आप कैसे चाह रहे हैं कि मैं कुछ ना बोलूं? अरे बहन जी आराम से, ठीक है आराम से। संदीप जी जवाब दीजिए। अत्याचार दिल्ली में नहीं दिखा जी, अत्याचार दिल्ली में है और सरकार किसकी है? वहाँ पर प्रशासन के शासित राज्य दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है। आपने बात की ना संदीप जी कि प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच जाती है जहाँ पर अत्याचार होता है, तो इस तरीके से तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है ना। देखिए आपने दिल्ली की घटना पर डिबेट अगर की हो और हमने उस घटना में बात अत्याचार की हो रही है, जातिगत राजनीति की हो रही है, अब आपके पास उसका जवाब नहीं है। नेहा जी जवाब दीजिए। बात ये हो रही है, चर्चा इस बात पर हो रही है कि जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है। अब संदीप जी ने कहा कि जहां जहां पर अत्याचार होगा प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी, तो दिल्ली में भी अत्याचार हुआ, वहां क्यों नहीं गए? अब ये कह रहे हैं कि नहीं भैया दिल्ली पर तो चर्चा ही नहीं थी। बात ये है ना कि प्रियंका गांधी वाड्रा का अत्याचार होता है, कहाँ जवाब दे रहा जवाब देना चाहिए था ना, राहुल गांधी के बयान पर भी जवाब देना चाहिए था। होमवर्क करके आए थे यूपी का क्वेश्चन पेपर, मैंने रख दिया क्वेश्चन दिल्ली का, जिसका इनके पास जवाब नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है,
ये होमवर्क करके आए थे यूपी का, क्वेश्चन आ गया बोर्ड में दिल्ली का, तभी ये बेचारे घबरा गए। अब ये इस बात पे क्या करें, अभी अपने शब्द वापस लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था जहां जहां अत्याचार होगा वहां प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। अब मैं पूछती हूँ, रिंकू शर्मा की मौत पे आप लोगों की वाड्रा फैमिली से प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं आई, राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए, इवन सोनिया गांधी जी ने भी कोई ट्वीट तक भी नहीं किया। अरे भाई क्या वो इंसान नहीं था, उसके नाम के पीछे सिर्फ शर्मा लिखा हुआ था, इसलिए वहां पर आपको राजनीति समझ नहीं आई, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो भैया सोच समझ के बोले करिए, आप सोच समझ के होमवर्क करके आए करिए, फिर यहाँ पर बैठा करिए। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी बोल दो और उसके बाद जनता उसको मान ले। रिंकू शर्मा पे जवाब दीजिए, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, हत्या कैसे इसके लिए आप जिम्मेवार हो। जवाब दीजिए, क्यों रिंकू शर्मा के ऊपर उसकी मौत क्या मौत नहीं थी, उसे 5 लोगों ने मारा, और उन 5 लोगों का क्योंकि नाम जो है आपको पता था और उनके साथ आपको खास संदीप जी ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी। संदीप जी, आपने कहा कि जहां अत्याचार होता है वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा होती है, इसमें कोई दौरा नहीं है। आज ही उन्होंने अशोक गहलोत से बात की है और रेप पीड़िता को उन्होंने मुआवजा देने की भी बात की है। अगर राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी काफी सक्रिय हैं। राजस्थान में अत्याचार दिख गया प्रियंका गांधी वाड्रा को, उत्तर प्रदेश में जहां जातिगत राजनीति होती है राहुल गांधी के बयान के मुताबिक, वहां भी अत्याचार दिख गया। दिल्ली में जो अत्याचार होते वो नहीं दिखते जहां पर वो रह रही हैं। सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, किसान आंदोलन, किसान बॉर्डर्स पर बैठे, वो अभी तक नहीं दिखे। उत्तर प्रदेश में कहां दिख गए, महापंचायत कर रही है वहां पर, बॉर्डर्स पर बैठे किसान नहीं दिखे। संदीप जी देखिए अत्याचार यहाँ नहीं हो रहा किसानों के साथ जी। उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते उनका कर्तव्य है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोगों की आवाज गाजीपुर बॉर्डर कहाँ आता है, किस क्षेत्र में आता है? सुन लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर किस क्षेत्र में आता है? हरियाणा किसमें आता है, इनका राज्य है, वहाँ पे रहती है वो, वहाँ पे हरियाणा में जाके कल महापंचायत कर रही थी, क्या सोच के कर रही थी, कौन से अत्याचार हो रहे थे। संदीप जी, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सुनिए, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। देखिए हमारी पंजाब में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार, सुनिए ना, पंजाब में आपकी सरकार अत्याचार, कांग्रेस बोल रही है ना कि किसानों पर भी अत्याचार हो रहा है। बात यही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की मन कैसे राहुल गांधी का विचलित हो गया था कि वो वायनाड पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है उसका दिन प्रतिदिन का स्तर इतना ज्यादा गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से वायनाड में राहुल गांधी ने बयान दिया और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में अत्याचार होता है। आपके मुताबिक वहां प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती हैं तो बॉर्डर्स पर किसान नहीं है, आपके मुताबिक ना उन पर अत्याचार हो रहा है, वहां क्यों नहीं गई? बिल्कुल नहीं जवाब। राजेश कुमार लल्लू जी गए कि नहीं गए? वो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, क्या हर जगह प्रियंका गांधी पहुंच जाएंगी? अगर मैं यही सवाल पूछूं, जब सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी ये कह के आप लोग बच नहीं सकते हैं। नेहा जी आप जवाब दीजिए, राहुल गांधी को किसान वायनाड में दिखते हैं, 2-2 बार राहुल गांधी वायनाड पहुंच जाते हैं और वहां कहते हैं कि जिस दिन किसान आंदोलन, किसान समझ जाएंगे उस दिन देश में आग लग जाएगी। बॉर्डर्स पर बैठा किसान इन्हें नहीं दिख रहा, इन्हें वायनाड में बैठा किसान दिख गया जहां पर वो बार बार जाकर के सभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर नहीं जाएंगे। जवाबदेही है। पल्लवी जी, इन्होंने भी कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी पहुंचे थे, इन्होंने ये बात कही, तो मैं पूछूं कि वो दिल्ली में रिंकू शर्मा की बात पे क्यों नहीं पहुंचे? चलिए रिंकू शर्मा छोड़िए, अभी नीतू नाम की लड़की के साथ जो हुआ है वो भी, उसमें भी इनकी कोई टिप्पणी आई नहीं आई। क्यों? दिल्ली में रहते हैं क्या, दिल्ली के लड़की या लड़के के साथ कुछ भी बुरा होगा तब क्या कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी? क्योंकि कांग्रेस वहां पर राज नहीं करती तो इसलिए कुछ नहीं बोलेगी। और क्योंकि यहाँ भाजपा शासित प्रदेश नहीं है इसलिए राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो फिर सीधी सादी राजनीति हुई ना कि जहाँ पर हमारा प्रदेश, जहाँ पर हमारे शासित प्रदेश होंगे वहां पर आप राजनीति करोगे, वहां धर्म की और जाति की राजनीति करोगे, लेकिन असल मुद्दों पे आप बात नहीं करोगे। आप बताओ ना,
दिल्ली में मैंने 2 केस बताए, किसी एक में भी आपके यहाँ का कोई प्रदेश अध्यक्ष या आपका राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, उस लड़की की नीतू नाम की लड़की के साथ जो हुआ है, शायद रितु या नीतू नाम है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उनके साथ जो हुआ, उस लड़की के साथ उसका खून हुआ है, कत्ल किया गया, आपकी कोई टिप्पणी आई? आपकी कोई प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी आई? कोई जाके रिंकू शर्मा से मिला, उसकी माता जी से हाल पूछा, कोई सांत्वना दी? नहीं। तो आप ये जो एक तरफा राजनीति होती है ना, आपने इसलिए नहीं आए क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उसको आपका सपोर्ट है, क्योंकि जो भाजपा के अगेंस्ट कोई भी हो, आपको सिर्फ भाजपा से लड़ाई करनी है। बाकी राज्य चाहे जितना मर्जी गलत का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों की जो राजनीति है देश को बांटने वाली, वो जनता समझ चुकी है और इसका खामियाजा आप लोगों को गुजरात के चुनाव में अभी कल ही मिल भी चुका है। सुपड़ा साफ है। अच्छा, पंजाब में किसका मिला है? पंजाब में भाजपा 0 है, वहां पर किसका मिला है? बिल्कुल मानते हैं इस चीज को, वहां पर तो आपकी सरकार है ना। आप गुजरात के मुद्दे पर जवाब दीजिए। जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है, किस तरीके से आप बचाव करेंगे? गुजरात में भाजपा की सरकार है। हाँ। अरे आप हमें बता दीजिए। हाँ। अगर यही रिफ्लेक्शन है तो पंजाब में रिफ्लेक्शन कुछ दूसरा होगा और गुजरात में कुछ दूसरा होगा। आप बताइए। ठीक है, नेहा जी जवाब दीजिए। ज्यादा 5 दिन का अंतर है। ठीक है नेहा जी। 5 दिन में रिफ्लेक्शन चेंज हो गया। हाँ। किसानों ने आंदोलन भी वहीं से शुरुआत की थी, गुजरात के किसान आंदोलन में नहीं बैठे। नेहा जी जवाब। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है नेहा जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है कोई? दोबारा से नेहा जी को कॉल मिलाया जाए, उनकी आवाज नहीं है। नेहा जी आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रही हैं, दर्शक समझ नहीं पाएंगे। संदीप जी, उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है, ये कहा आपने, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जरा सा कम समय की भी कमी है, मैं चाहती हूँ आखिरी सवाल आपसे ही ले लेते हैं, बताइए। जी देखिए, उत्तर भारत में 1989 के बाद जब 91 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ निकाला तो एक कमंडल की यात्रा, एक कमंडल की राजनीति हुई और मंडल की राजनीति बीपी सिंह जी ने शुरू की। उसका परिणाम यह हुआ कि जहां पर जातिगत राजनीति, जनता दल का प्रादुर्भाव हुआ, नीतीश कुमार जी निकल कर आए, वहीं से लालू जी निकल कर आए, वहीं से गुलाम सिंह जी निकल के आए, वहीं से उसी राजनीति से भारत जी निकल के आई। साल में सिर्फ 2 महीनों काम आता है कि सर्दियों के बाद 2 या 3 महीने की सर्दी होती है। इन लोगों ने बात पूरी करने दीजिए, खत्म कर दिया। ठीक है नेहा जी, बात पूरी। जियो के टावर उखाड़ दिए। आपको लगता है कोई कंपनी आके वहां पर बिजनेस अपना करेगी? तो पंजाब जो है उसको खराब करने के पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये कांग्रेस सरकार है और यही जिम्मेवार है। इसी वजह से उन्होंने वहां वोट नहीं दिया। लेकिन मैं वहां के लोगों को बता दूं, कांग्रेस शासित राज्य जो है वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आप अभी भी समझदार हैं, आप अभी भी समझदार हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइड कीजिए, उनको उनका सुपड़ा साफ कीजिए, तभी पंजाब जो है वो एक खुशहाल प्रदेश बनेगा। लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां रहे तो खालिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहां, और लोगों को समझना है कि वो अपने प्रदेश को खालिस्तानी बनाना चाहते हैं या पंजाब को पंजाब रहने देना चाहते हैं। संदीप जी आपसे सवाल कर रहे हैं, दोहराइए। क्या समाजवादी पार्टी, मायावती जी, राजद, नीतीश कुमार जी, ये क्या जातिगत राजनीति करते हैं या नहीं? एक सेकेंड, कौन राजनीति? आप मैं से बसपा सपा के बारे में पूछ रहे हैं, ये आपको ज्यादा अच्छी तरह पता होगा कि वो लोग अगर वो जातिगत राजनीति करते हैं और आप भी करते हैं तो इसको जस्टिफाई किया जाएगा? मुझे ये बताइए, इसको जस्टिफाई किया जाएगा कि राजनीति जातिवाद के हिसाब से करनी चाहिए? हम लोग नहीं करते, इसलिए हम अपना बात कहेंगे कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते। यही रीजन है कि योगी जी वहां के मुख्यमंत्री जी बने। आप लोगों के यहाँ तो पहले से ही पता होता है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ कुछ नहीं जवाब पता अपना होता। पूरा कर लीजिए फटाफट से। जवाब नहीं आया। ठीक है, नहीं है, आप पूरा करिए। जैसे हमने अभी सवाल पूछा, ठीक है संदीप जी, एक दूसरे के ये पूरक है। जिस जातिगत राजनीति की बात कर रहे हैं उसी में धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी भाजपा है। हाँ। तो अगर ये जातिगत राजनीति पर सवाल उठाएंगे तो इन पर सवाल उठ जाएगा, इसलिए समाजवादी और बसपा पर ये सवाल नहीं उठाएंगे। संदीप जी भूल गए क्या? महागठबंधन में आप लोग बैठे हुए थे,
भूल गए। सही बात है, और नाम हमारा देखिए, लग रहा है, हम हमने बिल्कुल कब बैठे अपने हैं। साथ लिए महागठबंधन बात को में स्वीकार तो भी कर रहे हैं कांग्रेस कि के जहाँ पाले जातिगत में ये राजनीति सारी होती है, राजनीतिक पार्टियां लेकिन बैठी हुई भाजपा थी, ने स्वीकार कर जिसका रही है। जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं संदीप जी आपसे। नेहा जी देखिए हम इस बात यही को तो मैं मानते कह हैं रही कि हूँ जातिगत कि इन लोगों को आप राजनीति जवाब मानिए देना नहीं चाहिए। संदीप लास्ट जी, ईयर आप अगर सवाल कर रहे हैं कि जो बसपा और सपा जातिगत राजनीति करती हैं नहीं करती हैं, तो पहले थोड़ा सा सोच लेते। महागठबंधन में बैठ के चुनावी रण क्षेत्र को जीतने के लिए आप लोग निकले थे। अरे हम तो मान भी ठीक रहे है, हैं ना कि हाँ, जातिगत राजनीति लग रहा है होती है। भूल गए, गठबंधन भूल गए लग रहा, किया था याद कर लीजिए 3 थोड़ा साल सा। पहले। नेहा जी जवाब। 3 साल हम तो मानते 3 हैं। साल पहले शायद ये मानते भूल नहीं, आप गए याद नहीं हैं रखा कि कीजिए ना, जगह कभी जगह कांग्रेस पर भूल नहीं जाती, रैलियां आप जो याद कर रहे नहीं थे वो रखा राहुल कीजिए ना। गांधी जी महागठबंधन में और आप लोग बैठे अखिलेश हुए थे यादव जी जाकर के, मिलके कर रहे अपने थे। खेमे में ले रखा था आप देखिए, लोगों हम तो ने मान भी रहे हैं सारी कि राजनीतिक जातिगत पार्टियों को। और आप होती है। सवाल भाजपा हमसे मानती कर है, सुपड़ा रहे हैं, साफ हो गया था सवाल आप तो लोगों तब का। करे ना कि हमने अपने खेमे में ले रखा होता तो देखिए, आप ये पूछने वाले बनते। चुनाव जीतने यहाँ तो ना आप भाई हारना साहब लगा खुद ही गिर रहता गए। है। आप सवाल आज उस चीज का कर रहे हैं पंजाब जिसमें में 0 उंगलियां है आपकी तरफ ही भाजपा। उठ रही हैं। तो क्या आप कभी आप लौट के लोगों नहीं ने उन्हें आएगी? अपनी पार्टी में लिया अगर था, ये बात उनके कहूं तो उनके साथ झूठ बात गठबंधन होगी ना। आपने किया था, हमने तो नहीं किया था। तो ये सवाल ही कैसा बेढंगा सा जो अरे, आपने मुझसे किया, ये तो मुझे आप तो आपसे PDP पूछना से कर चाहिए लेते हैं कि जिसे ऐसे आतंकवादी लोगों के बताती साथ है। राजनीति आप करते हैं, उनके जिस साथ पार्टी अलायंस को पहले करते आप हैं आतंकवादी जो कहते हैं, जातिगत उससे और धर्म गठबंधन की कर लेते राजनीति हैं। करते हैं। आप मायावती से हमेशा उन्हीं के गठबंधन साथ आप क्यों कर खड़े रहा है। होते हैं? ये तो प्रूफ ही नीतीश हो गया, कुमार से आज ये है तो ही है। जनता के सामने प्रूफ हो गया रामदास कि अठावले जी से आप है लोग ही है। कांग्रेस पार्टी अपना जो तो है ही जाति की और जातिगत धर्म राजनीति की करने वालों से राजनीति कैसी बात करता कर है रहे हैं उसके आप? साथ खड़े होती है और उसी के साथ हाथ मिलाती है। अब आपने मुझसे सवाल नहीं किया, ये सवाल अपना तो दल आपका है। खुद का आपके ऊपर ही है। आप अपना अपने दल आप है जवाब क्या? दीजिए इस बात का। अकाली दल क्या थी? अपना दल क्या है बताइए आप? क्या कह रहे अपना हैं दल ये? क्या है? जातिगत पार्टी नहीं है। आप जिससे करें, पीडीपी क्या थी? पीडीपी आतंकवादी है या नहीं है? संदीप जी, ये कैसे संदीप सवाल जी, कर रहे हैं? आप पहली कहाँ बात कहाँ है, पहुंचेंगे आज पहले ये क्या बताइए। भांग खा के अब आए आप हैं कश्मीर पहुंच गए, पहले आपको याद नहीं था कि आप लोग गठबंधन में बैठे हुए थे, तो आपको अचानक से याद आया कि चुनाव जीतना और ना जीतना वो दूसरा है। पहले ये बताया जाए कि ये सारी पार्टियां राजनीति जाति के आधार पर राजनीति करती हैं नहीं करती हैं। जब आपको याद आया तो अपना बचाव इस तरीके से। नहीं, ये सवाल ही कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज क्या बात है, भांग खा के या और चर्च हम पी इनके के साथ बैठे हैं? गठबंधन में भी रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए कि जैसे हमने बताया कि जब मंडल और कमंडल की राजनीति आई, उत्तर भारत से हमारा विलोपन स्टार्ट हुआ, हम इस पे सामंजस्य नहीं बैठा पाए, इसलिए मजबूरी में हमें गठबंधन करना पड़ा। इसलिए मजबूरी में आप लोगों को, जैसा अगर मैं आपकी बात पर यकीन करूं तो आप लोगों को उन पार्टियों के साथ महागठबंधन में बैठना पड़ा जो आपके हिसाब से, जो अभी आपने बयान दिया, जातिगत राजनीति करती थी, जिसका हवाला राहुल गांधी ने वायनाड में दिया जाकर के। नेहा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, समय की कमी है मेरे पास, फटाफट से। देखिए पल्लवी जी, इस पे क्या मैं प्रतिक्रिया करूं? कैसे आज मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये कौन सा नशा करके बैठे हैं चैनल पे जो ये अजीब से क्वेश्चन करे और क्वेश्चन भी अपने खिलाफ ही कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है। गठबंधन आप करें हैं ऐसी पार्टियों से जो धर्म की राजनीति करते हैं और जातिवाद राजनीति करते हैं, और सवाल आप कर रहे हैं भाजपा से। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या खा के बैठे हुए हैं आप यहाँ पर। सच्चाई का नशा बहुत है बहुत शुक्रिया। मोहतरमा। नेहा शालिनी दुआ, बीजेपी के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हुए थे। इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी के वायनाड में दिए गए बयान के बाद अब सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।